नमस्कार। राम राम सभी को। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। लाइब्रेरी में बैठकर बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे या अपनी जो सेल्फ स्टडी टेबल है वहाँ बैठकर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स की। और मेरी यही आशा है भगवान से कि आप सभी लोग जो है अपने गोल्स को प्राप्त करें। जिस भी एग्जाम में आप सफल होना चाहते हैं जरूर सफल हो। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर दूसरा लेकर आ गया हूँ। पहला मॉडल पेपर हमने कर लिया, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आप लोगों ने कमेंट्स भी किए कि दूसरा भी आना चाहिए। दूसरा नहीं, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जैसे एक आज आ गया मॉडल पेपर, कल आ जाएगा साइंस का, फिर परसों क्या आ जाएगा, फिर हिंदी का आ जाएगा। तो एक दिन हम साइंस पढ़ेंगे, एक दिन हम हिंदी पढ़ेंगे, ताकि सारे सब्जेक्ट हमारे कवर होते रहें। ठीक है। टाइम कम है, हमें तैयारी ज़्यादा करनी है। हिंदी के अंदर दोस्तों हम 20 में से 20 लाने का प्रयास करेंगे इन मॉडल पेपर के थ्रू। और 20 में से 20 लाना बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हिंदी में 20 में से 20 आराम से आप लोग लेकर आ सकते हो, अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ाई करते हो, थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस को करने का अप्रोच बहुत ठीक रखते हो, तो हिंदी में लाना ये पॉसिबल है। सवालों की तरफ बढ़ेंगे, ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे। मेरा ज़्यादा बातचीत में विश्वास नहीं होकर ज़्यादा विश्वास है करने में। पहला सवाल है, किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो विदेशी मूल के हैं? देखो, हमारी जो भाषा है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो भाषा के सारे जो शब्द हैं वो मूल शब्द ही होते। वो कहीं ना कहीं हमारी भाषा में शब्द जुड़ते जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा वो शब्द जुड़ जाते हैं तो भाषा के अंदर सिर्फ वो मूल शब्द ही नहीं रह जाते, उसमें नए शब्द भी आते हैं। अब देखो, हमने ये चीजें पढ़ी है हमारे कोर्स में, क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है और विदेशी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, ऐसा मान लो कि तत्सम शब्द जो है वो पिता है शब्दों का। पिता माने, जैसे हिंदी के अंदर जो संस्कृत के शब्द हैं, जो एज इट इज संस्कृत से हिंदी के अंदर डायरेक्टली आए हैं, वो क्या है? वो मूल शब्द है, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। उनमें बिना बदलाव के वो हिंदी में यूज किए जाते हैं। तद्भव जो शब्द है वो होते हैं एक तरीके से पुत्र, यानी इनमें पिता के भी गुण होते हैं। समझ रहे हो आप बात को? देशज शब्द, इनको हम कह सकते हैं लावारिस, यानी इनका कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से लिए गए हैं शब्द। इनका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। और एक होते हैं विदेशी, जिसमें हम अरबी ले लेते हैं, फारसी ले लेते हैं, ठीक है, विदेशी शब्द। अब हमें यहाँ पर ये सवाल है, देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है। पहला शब्द है लालच और कमरा, दूसरा शब्द है कमरा। हमें देखना है दोनों जो शब्द है वो क्या होने चाहिए, विदेशी। देखो, जो लालच शब्द है ना, ये लालच शब्द विदेशी नहीं है, ये हमारा देशी शब्द ही है। ये एक तरीके से तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव, हिंदी का शब्द है ये। तो ये देसी आ गया, हमें विदेशी ढूंढना था। दूसरा है कमरा। कमरा विदेशी शब्द है, कौन सा है? पुर्तगाली, पुर्तगाल का ये शब्द है कमरा। फिर अभी देखो आप, कबूतर। कबूतर, जा जा वाला जो कबूतर है, ये कबूतर। कबूतर कहाँ का है? क्या हिंदी का शब्द है? हमने तो हमेशा ये देखा कि साहब, हम तो हिंदी में कबूतर ही बोलते हैं, मारवाड़ी में भी कबूतर ही बोलते हैं। तो कबूतर क्या होगा? हिंदी का ही शब्द होगा? नहीं, गलत है। कबूतर जो है वो अरबी का शब्द है। कहाँ का शब्द है? अरबी का। तो हिंदी में क्या बोलते हैं कबूतर को? हिंदी में हम बोलते हैं कपोत। क्या बोलते हैं? कपोत। ऐसे ही आसरा। आसरा शब्द क्या है? आसरा हिंदी का है। कहाँ का है? हिंदी का। आश्रय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आश्रय से बना है। किससे बना है? आश्रय से। तो हमें तो क्या ढूंढने थे? प्योर विदेशी। इसमें ये हिंदी का आ गया। आज जो शब्द है, आज शब्द कहाँ का है भाई? आज हिंदी का है, बिल्कुल सही है, देसी शब्द है। लेकिन चेहरा, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। तो चेहरा जो शब्द है वो कहाँ का है? चेहरा है फारसी शब्द। कौन सा है? सॉरी, चेहरा, हाँ फारसी शब्द है। देखो, फारसी शब्द हमारे यहाँ पर आपको मालूम होगा कि हिस्ट्री में अब जब हम जाते हैं तो मुगल काल आया था। मुगल काल में हमारी ये फारसी, अरबी, ये शब्द जुड़ गए हमारी भाषा में और हमेशा के लिए रह गए। मसाला जो शब्द है ये है मसालेह से बना है। कहाँ से? मसाले है। कौन सा शब्द है? अरबी। ये अरबी है यानी विदेशी है। दूसरा, ये भी विदेशी है।
ये भी क्या है, नमक फारसी है। नमक क्या है, फारसी शब्द है। तो इसमें दोनों ऑप्शन विदेशी है, इसलिए हमें चौथा ऑप्शन करना था। ठीक, ठीक है। ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई भी और ट्रिक नहीं है। ठीक है, देशज विदेशी शब्द आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला सवाल ध्यान से पढ़ो। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई? मतलब संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक, लेकिन उपयोग किस रूप में हुई है, जातिवाचक। देखो, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। अब नटवर लाल एक व्यक्ति का नाम है, नटवर लाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर वाक्य में देखो, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा, यानी नटवर लालों यानी पूरी की पूरी जाति, जितने भी नटवर लाल है जो कि ठग है। तो यहां पर क्या है, यहां नटवर लाल व्यक्तिवाचक के रूप में ना होकर इसमें हुई है, जातिवाचक में। तो हमारा ऑप्शन ए ही ठीक निकल जाता है। अगले भी पढ़ लें। लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। अब लोह पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पर ये एक ही व्यक्ति है और उन्हीं व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। लोह पुरुष कोई दूसरा नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक नहीं है। हमें जातिवाचक पूछा है। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, इसके अंदर भी कोई संज्ञा नहीं है। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, ठीक है, इसमें भी कोई संज्ञा नहीं है, बल्कि हमें क्या है, सर्वनाम है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब आता है मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है। पहली बात, मध्यम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष यहां पर सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। आपको मालूम होगा कि 6 प्रकार के सर्वनाम है, जिसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, इस तरह से करके क्या है, 6 प्रकार के। यहां पुरुष वाचक भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है फर्स्ट पर्सन, यानी उत्तम पुरुष। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, उत्तम। एक आता है मध्यम और एक आता है अन्य पुरुष। यही आता है भाई, आप लोगों ने ज्यादा पढ़ी है मुझसे हिंदी, ठीक है। तो उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, जैसे एक बात मान लो, एक आप में से कोई स्टूडेंट खड़ा है, मैं बोलूंगा आपको कि आप बहुत अच्छे हो, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, आपके बारे में। और अगर मैं ये बोलूं, मैं वक्ता हूं, बोलने वाला हूं, मैं ये बोलूं कि मुझे जो है कचौरी खाना बहुत पसंद, का मतलब क्या हुआ, मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं। अगर वक्ता खुद के बारे में बात कर रहा हो, तब तो उसमें आता है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। लेकिन वक्ता सामने वाले के बारे में बात कर रहा हो कि आप ये कर लीजिए, आप यहाँ आ जाइए, आप खाना खा लीजिए, है ना, तुम ये कर लो, इसका मतलब है वो सामने वाले के बारे में बात कर रहा है। तो वहां क्या आता है, वहां आता है मध्यम पुरुष। एक होता है वक्ता बात तो कर रहा है किसी श्रोता से, लेकिन बात उन दोनों के बारे में नहीं हो रही है, तीसरे के बारे में हो रही है। अरे देखो वो शाम साइकिल से जा रहा है, अरे देखो शाम साइकिल से जा रहा है। तो या खुद के बारे में बात नहीं की, इसके बारे में बात नहीं की, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहां क्या आएगा, अन्य पुरुष। ऐसे आपको पहचानना है। उन्हें सम्मानित किया गया। अब ना तो वक्ता की बात हो रही है, ना श्रोता की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उन्हें। उन्हें यानी कोई थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। वह अपने आप पहुंच गया, वह अपने आप पहुंच गया, तो ये भी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो यहां भी अन्य पुरुष। आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, श्रोता के बारे में। और श्रोता के बारे में जब बात करता हूं तो क्या आता है, मध्यम पुरुष। यही हमारा आंसर है। मैं आप चला जाऊंगा या मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं, यानी वक्ता खुद के बारे में बात कर रहा है। तब यहां पर क्या है, यहां पर उत्तम पुरुष। ध्यान रखना, ये मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता दिया है, अब आप हमेशा पहचान लें। अगला सवाल है, सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प चुनना है। हमें क्या चुनना है, असंगत विकल्प, यानी जो गलत हो। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसके अंदर क्या आता है, यह वह। यह एक पेन है, निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के बारे में कि कोई किताब पढ़ी है, पता नहीं है कौन सी किताब है, कोई पढ़ा है, तो ये अनिश्चयवाचक की भी बात सही है। प्रश्नवाचक के अंदर हमेशा कौन, यह कौन है, तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसमें क्या आएगा, कौन और क्या आएगा। संबंधवाचक जो है उसके अंदर आएगा
जो, तो, जैसा, वैसा, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वो संबंधवाचक का बोध कराते हैं। यहां पर आता है आप और स्वयं। आप और स्वयं या मुझे या मैं, जहां शब्द आते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है निजवाचक, यानी स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो यही गलत है, क्योंकि यहां पर जो सो जैसा वैसा होना चाहिए था, तो असंगत चुनना था। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला सवाल, पहले आप लोग देखें भाई सवाल, मिलान करना है। यहाँ क्रिया दे रखी है, ठीक है, और यहाँ वाक्य दे रखे, किसमें कौन सी क्रिया, ये पहचानना है। कि शिक्षक शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। किससे पढ़वाते हैं, विद्यार्थी से। अरे भाई तू खड़ा हो जा, किताब पढ़ ले, समझ रहे हो, ऐसे पढ़ा रहे। तो शिक्षक क्या खुद किताब पढ़ा रहा है, कि यहाँ क्रिया हो रही है, पुस्तक पढ़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन शिक्षक खुद नहीं, यानी किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया करवा रहे हैं, यानी प्रेरणा के माध्यम से क्रिया करा रहे हैं। तो इसमें तो कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक, खुद नहीं कर रहा है, करता। सुकन्या जो है वो पढ़कर सोती है, एक क्रिया तो हो गई पढ़ना, पढ़कर सोती है, दूसरी क्रिया सोना हो गया। तो दो क्रिया है, जहां पर एक काम करके दूसरा काम किया जाता है, दूसरा काम जो है वो पहले काम पे डिपेंडेंट है, वहां कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक। कौन सी होती है, पूर्वकालिक, यानी एक क्रिया खत्म होगी तो दूसरी क्रिया होगी, यानी वो पढ़ेगी तभी सोएगी, समझ गए। फिर आता है राजू ने मीना को पुस्तक दी। किसको दी, मीना को। किसने दी, राजू ने, ठीक है। तो यहां आएगी सकर्मक की। भाई क्या और किसको लगाते हैं, तो यहां कर्म पर प्रभाव पड़ा, यहां मीना क्या है, कर्म है। पुस्तक देना किस पर हो रही है क्रिया, मीना पर हो रही है। पुस्तक किसको दे रहे हैं, मीना पर। अगर कर्ता पर क्रिया होती तो अकर्मक क्रिया होती। और वह जाता है, कौन जाता है, वह जाता है। यहाँ बीच में कोई कर्म नहीं है, कर्म की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो गया, अकर्मक। अब देख लो ऑप्शन, देख लो भाई, ए के अंदर चार, ए के अंदर चार हमारे इसी ऑप्शन में, तो बी के अंदर एक है, ठीक है, सी के अंदर दो है, बिल्कुल सही है, और डी के अंदर तीन है। डी के अंदर क्या है, तीन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। अब देखो, आपको पता है संज्ञा वाले शब्दों से हम विशेषण बनाते हैं। कितना, कितना जो है वो किसी संज्ञा से बना हुआ शब्द। अंकित जो है ये संज्ञा से बना हुआ है, अंक से बना हुआ है, अंक शब्द है। वैसे तो अंकित अगर किसी का नाम हो तो वो अपने आप में संज्ञा है, वो विशेषण। लेकिन यहां पर जो अंकित है इसका मतलब है अंकित, मतलब ये बोर्ड पर अंकित है या चिन्हित है। अंकित का मतलब ये चिन्हित के रूप में आ रहा है। तो ये बना है अंक से, अंक से क्या बना है, अंकित। तो ये संज्ञा से बना हुआ है, अंक संज्ञा से बना हुआ क्या है, अंकित विशेषण है, ठीक है, विशेषता है, एक तरीके से विशेषण। आर्थिक, ये भी क्या है, अर्थ से बना हुआ है, अर्थ संज्ञा से क्या बना हुआ है, आर्थिक बना हुआ है। इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, ठीक है, तो आर्थिक क्या है, विशेषण है। एक आता है क्रोधी, क्या आता है भाई, क्रोधी। तो ये क्रोध से बना हुआ क्या है, विशेषण है। क्रोध संज्ञा है और यह क्रोधी व्यक्ति है, तो ये क्रोध से बना हुआ विशेषण। तो ये तीनों बी सी डी। ई क्या है, लड़ाकू। लड़ाकू जो है वो किसी संज्ञा से बना हुआ शब्द नहीं है, विशेषण है लेकिन संज्ञा से बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पर बी सी डी सही है, बाकी ए और ई गलत है। तो बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, अगला है हमारा एक लोकॉक, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। देखो ये बातें तो अपने घर घर में ऐसी चीजें आपने देखा होगा, अमूमन आपने देखा होगा कि घर के अंदर कोई ज्ञानी व्यक्ति बैठा है, लेकिन लोग घर वालों को पूछेंगे ही नहीं, अरे इसको क्या आता है, ये तो अपना घर का ही आदमी है, अपने सामने रहता है, इसलिए हम उसको ज्ञानी नहीं मानेंगे। लेकिन कोई दूसरा आन गांव का कोई एरा गैरा नत्थु गैरा भी होगा ना, उसको भी मान लेंगे, अरे यार वो तो बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेजेबल है, समझ रहे हो। तो घर का जोगी तो जोगना है और आन गांव का सिद्ध, इसका मतलब यह है गुण के विरुद्ध नाम होना, नहीं नहीं।
निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है। आपके निकट का आपका चाचा ताऊ भाई भतीजा ये सब कम सम्मान पाते हैं, चाहे वो गुणी व्यक्ति हो, पर दूर का अधिक पाता है। बस यही इस लोकोक्ति का अर्थ निकलता है। उच्च और साधारण की तुलना कैसी, ये कुछ नहीं है। काम न जानना और बहाना बनाना, इसका सीधा अर्थ निकल रहा है कि निकट का गुणी व्यक्ति क्या है, कम सम्मान। अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अरे भाई अंध हो गए होगी, बिल्कुल ही अंध हो गए, मतलब अगर आप लोग गुस्सा करते हो या कोई सब काम बहुत ही गलत कर रहे हो तो आपको क्या बोलोगे, ये तो अंधा हो गया है, बिल्कुल ही अंधा हो गया है। अंधा होने का मतलब है कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, समझ रहे हो, कि बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई, बिना विचारे हुए। यानी कोई खर्चा करता है उसको बोलते हैं क्या अंधा होना? नहीं नहीं, तो ये बोलते हैं कि भाई अंधे की तरह पैसा बहाना, एक ही सहारा, बिल्कुल गलत है। धोखा देना गलत है। विवेक भ्रष्ट होना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, कि वो तो अंधा हो गया। अंधा एक्चुअल में आंखों से अंधा नहीं है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तब उस मुहावरे का यूज कहते हैं कि अंधा होना। तो ये विवेक भ्रष्ट होना इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान करनी है। हमें क्या करना है, युग्म देखने, कौन से देखने, सही वाले, सही जोड़े देखने। प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद करोगे तो प्रतिधन एक आएगा। निसार का जो संधि विच्छेद है वो निही, फिर विसर्ग धन सार, बिल्कुल सही बात है, इसमें विसर्ग संधि है। सदैव, सदैव का सत धन एव, बिल्कुल गलत है। सदैव होता है उसका होता है सदा धन एव, क्या होता है, सदा धन एव। कौन सी संधि होती है, इसमें होती है वृद्धि संधि, ठीक है। सदा धन एव और बनता क्या है, सदैव। अभ्युदय, अभि धन उदय, तो क्या बनेगा, अभ्युदय। पहले वाले मॉडल पेपर में बताई थी, इसमें आती है यण संधि। अब यण संधि क्या होती है, अगर पहले पे, पहले जो हमारा ये शब्द है इस पे ई ई उ और री हो, और बाद में कोई भी स्वर आए, तो ई उ का तो बनता है, ई का तो बनता है ये, और उ का बनता है व, और री का बनता है र, ठीक है, ये व र बनता है। फिर आता है मनोबल, मन है धन बल, ये भी गलत है। इसका क्या होगा, मन है धन बल, इसमें विसर्ग संधि होती है। मनोधन बल कोई संयोग थोड़ी हो रहा है, हमारे यहाँ संधि हो रही है, मन धन बल, ये विसर्ग संधि है, तो ये भी गलत है। हमें क्या पूछा है, सही युग्म, तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 4 नंबर ही सही है। तो ए बी और डी ये सही है, तो केवल ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला है, इनमें से किस विकल्पों के सभी शब्द तद्भव है। मैंने बोला तत्सम शब्द पिता है, यानी वो मूल शब्द संस्कृत से, तद्भव उसका पुत्र है, यानी उसमें गुण होंगे लेकिन उसके रूप चेंज हो गया होगा। देखो धैर्य जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, क्या है, संस्कृत का शब्द है, और हिंदी के अंदर भी डायरेक्ट आता है, तो ये तद्भव शब्द नहीं है। ये जो तत्सम यानी संस्कृत के समान ही शब्द आ जाते हैं हिंदी के अंदर यूज करते हैं, वो तो होते हैं तत्सम। गोबर, गोबर जो शब्द है ये क्या है, तद्भव है, लेकिन हमें पूछा है कि दोनों ही तद्भव होने चाहिए, एक तत्सम हो गया एक तद्भव हो गया। आप पूछोगे कि सर गोबर को फिर संस्कृत में क्या कहते हैं, उसका तत्सम क्या होता है, तो बोलते हैं गोमय, क्या बोलते हैं, गोमय। अगला सवाल है भाई, अगला सॉरी ऑप्शन है जेठ। जेठ कहाँ का शब्द है, जेठ हिंदी का शब्द है, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या है संस्कृत के अंदर, ज्येष्ठ, क्या बोलते हैं संस्कृत में, ज्येष्ठ, तो ये तद्भव है, बिल्कुल सही बात है। अगला देख लेते हैं, अगला तद्भव है क्या। अगला है पाषाण। देखो पाषाण फिर तद्भव नहीं है, पाषाण क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब कि संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में डायरेक्ट यूज किए जाते हैं बिना किसी चेंजेस के, तो भाई ये तो पाषाण, तो ये तो तत्सम हो गया। हमें तो दोनों में तद्भव देखना था। एक आता है कोख। कोख क्या होती है, माता की जो कोख होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको बोलते हैं कोख। एक हो गया पत्थर, ये कोक भी हिंदी का शब्द है यानी तद्भव शब्द है। ये संस्कृत के कुक्षी शब्द से बना है, किससे बना है,
कुक्षी से, किससे बना है? कुक्षी से, तो ये तद्भव है। पत्थर जो है ये पाषाण से बना हुआ शब्द है। किससे बना हुआ है? पाषाण। पाषाण तत्सम शब्द है, तो इस तत्सम का हिंदी में जब यूज किया तो उसका बन गया पत्थर। तो ये दोनों में क्या है भाई? दोनों ही शब्द तद्भव है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अगला ऑप्शन क्यों गलत है देख लो। पुष्प जो है वो संस्कृत का शब्द है, हमारे हिंदी में क्या यूज किया जाता है? फूल, तो फूल तद्भव है। अगर फूल होता तो ये सही होता। भक्त जो है, भक्त भी संस्कृत का शब्द है, तो ये तो दोनों ही क्या है? तत्सम शब्द है। समझ में आई बात? अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद देखना है। पित्राधन, तो पिताधन आदेश गलत है। पितृ, पितृधन आदेश, ये त्र नहीं आता है। पित्राधन देश, ये भी गलत है। ये आता है पितृधन आदेश, बिल्कुल सही है। पित्रादेश, पितृधन आदेश, पित्रादेश। इसमें भी यहां पर क्या आ गया? री आ गया। कौन सा आ गया? री आ गया। और री के साथ में क्या आ गया? आ गया। तो री का क्या बनेगा? र बनेगा। और ये त, र और आ, इससे क्या बनता है? त्रा। ध्यान रखना, इसमें भी कौन सी संधि है? गण संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला है, क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले जो प्रत्यय हैं वो क्या कहलाते हैं? कोई क्रिया है, क्रिया के अंत में, यानी जैसे पढ़ क्रिया है, इसके अंत में ना लगा तो ये क्या हो गया? पढ़ना हो गया। लिख क्रिया है, इसके साथ में इत प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? लिखित बन गया। ये कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। एक होता है तदित प्रत्यय, एक होता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय वो होता है जो पुल्लिंग शब्दों के प्रत्यय लगाने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है, तो स्त्री प्रत्यय कहते हैं। हमें तो यहाँ पे ये पूछा था क्रिया या धातु के अंत में। लिख धातु है, इसके साथ में इत लगाया तो लिखित बन गया। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? कृत बोलते हैं। कौन सा प्रत्यय बोलते हैं? कृत प्रत्यय। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? देख लो भाई कौन सा है। सुरक्षित, सुरक्षित कैसे बना है? सुरक्षा धन इत से, इसमें तो एक ही प्रत्यय है इत। अत्याचार बना है अति धन आचार से। जब भी हिंदी के सवाल करो तो ऐसे लिख लिख के देखा करो, तभी पता लगेगा। अध कचरा बना है अध उपसर्ग और कचरा शब्द से, तो इसमें भी एक ही उपसर्ग है। ठीक है, सॉरी देखो उपसर्ग बताना था ना, मैंने यहाँ गलत लिख दिया। आप मेरी गलती को भी पकड़ सकते हो। तू धन रक्षित, देखो प्रत्यय और उपसर्ग में जो अंतर होता है वो ध्यान रखना होता है हमें। अतिधन आचार, चलो जी। अधधन कचरा। पर्यावरण में आप ये लिख सकते हैं परिधन आवरण, लेकिन आप अगर इसके दूसरे टुकड़े करते हैं तो परिधन आ धन वर्ण, यानी इसमें आ उपसर्ग भी और परि उपसर्ग है, तो इसमें क्या है? एक से अधिक उपसर्ग है। हमें यही पूछा था तो पर्यावरण शब्द में। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल है पर्यायवाची। ये पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद भी होंगे। समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची क्या क्या है? समुद्र के पर्यायवाची होते हैं सागर, रत्नाकार, पयोधी, जलधि। ये सब किसके हैं? सागर के। अर्णव, ये किसका है? सागर का। तो यहाँ हमें सिर्फ अर्णव मिला है, ना सागर मिला है, ना रत्नाकार मिला है, ना पयोधी, ना निर्धि, ना जलधि। हमें क्या मिला है? अर्णव। तो ये भी याद रखना। कुछ स्पेशल होते हैं ना, हमेशा पर्यायवाची याद करते समय ये बात ध्यान रखना। आप जो आपको आते हैं ना, जो हमेशा से बचपन से हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों से, उनको तो काट ही देना, उनको याद मत करना। वो याद करना जो स्पेशल है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे मान लो अगर आपको ये पता है समुद्र का सागर होता है तो सागर क्यों ही याद करना। रत्नाकर आपको पता है, जलधि पता है, पयोधि पता है, निरधि पता है, तो इनको आपको छोड़ देना। आपको नहीं पता, जैसे अर्णव नहीं पता, ये अर्णव याद करना। अगला आता है सर्प। अब सर्प का आपका पता है सांप होगा, नाग होगा, अही होगा, है ना, विषधर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई? और पन्नग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पन्नग। पन्नग आपको याद नहीं रहता, इसलिए पन्नग याद रख लेना। सर्प, सांप, नाग ये तो आपको पता ही है। असुर, असुर यानी आपको पता है राक्षस होता है। ठीक है, निशाचर होता है, रजनीचर होता है, यानी रात का चर बोलते हैं उसको, तमचर होता है। और क्या होता है? और होता है यातुधान।
ये याद रखने वाली चीज है। जैसे यातुधान अलग है तो अलग ही हमें पूछा जाता है, इसलिए हमें ये याद रखना जरूरी है। सिंह, सिंह के अंदर क्या होता है? शेर हो गया, क्या मृगराज हो गया, मृगेंद्र हो गया, है ना, और जंगल का राजा भी हो ही गया। तो सिंह का एक होता है शार्दुल, कुछ अलग होता है, वो हमें याद रखना होता है। बस अब मिला लो, ए के अंदर 4, ए के अंदर 4, दो ऑप्शन में दोनों कट गए। ठीक है, हमें देखना है बी के अंदर 3, बी के अंदर क्या है 3, पहले के अंदर ये, बी के अंदर 3, तो यही ऑप्शन सही हो जाता है। डी में आ गया 2 और डी में आ गया 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का असंगत युग्म देखना है। विलोम शब्द क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत। खल, खल का मतलब क्या होता है? बुरा। खल का मतलब क्या होता है? बुरा, दुष्ट, दुराचारी। तो इसका उल्टा सज्जन ही होगा, तो बिल्कुल सही है ये तो। हमें तो असंगत पूछा है। स्थावर, स्थावर का मतलब कोई चीज स्थिर है, तो इसका उल्टा क्या होगा? जो चलने वाला हो, जो तीव्र गति वाला हो। तो जंगम, वैसे तो जंगम शब्द ऐसा लगता है कि यार जंग लगा होगा तो रुका होगा, लेकिन नहीं, जंगम का मतलब होता है चलता फिरता, है ना, चलता हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। तो इसका उल्टा क्या होगा? प्रकाश। क्या उल्टा प्रकाश है? प्रकाश नहीं दे रखा, जबकि यहाँ तो तिमिर का मतलब ही दे दिया अंधकार। तो यही ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन हमें असंगत चूज करना था। विधि, विधि का मतलब क्या होता है? कोई व्यवस्था। विधि वैसे तो कानून होता है, मतलब व्यवस्था होता है, कानून होता है। और इसका उल्टा क्या होगा? मना करना। विधि का तो मतलब किसी चीज को लागू करना है, इसका होता मना करना, तो निषेध। ये भी सही है, तो हमें तो गलत देखना था, गलत ऑप्शन यही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, दूसरों के उपकार को न मानने वाला। आप तो कहीं ऐसे नहीं हो कि दूसरों के उपकार को नहीं मानते। कोई आप पर उपकार करे तो हम उसको मानेंगे, मानेंगे। तो क्या उसका मतलब क्या होता है? कृतार्थ होता है क्या? नहीं। कृतार्थ का मतलब होता है कि जैसे पूर्ण रूप से किसी को संतुष्टि मिल गई हो, यानी यार मैं तो पूरी लाइफ से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, कृतार्थ हूँ। क्या, मुझे तो पूर्ण संतुष्टि की प्राप्त हो चुकी है, उसे बोलते हैं कृतार्थ। कृता का मतलब क्या होता है? कृता यानी कोई चीज को करने वाला, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? कृता। कृतघ्न, कृतघ्न का मतलब होता है कि दूसरों के उपकार को नहीं मानने वाला। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के उपकार को नहीं मानता है तो उसको क्या बोलते हैं? भैया तू क्या है? कृतघ्न है। तो हमारा ऑप्शन तो यही निकल जाता है। अगले शब्द का मतलब भी देख लेते हैं, कृतज्ञ। इसका मतलब हो गया, कृतज्ञ मतलब वो हो गया जो दूसरों के उपकार को मानता है, यानी एहसान फरामोश नहीं है, वो उपकार को मानता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द है। देखो हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, बचपन से हमें इस शुद्धता पर ध्यान लोग देते ही नहीं, हमारी शुद्धता पर, कि हम एकत्र लिख रहे हैं, एकत्रित लिख रहे हैं, या जो हमारी मात्राएं हैं उस पर ध्यान देते हैं या नहीं। लेकिन हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो मात्राओं पर ध्यान बहुत जरूरी है। एकत्रित, एक बात बताओ, एकत्रित जो शब्द है ना वो आप गलत लिखते हैं। एकत्रित नाम का कोई शब्द नहीं है हिंदी में। क्या होना चाहिए? शब्द होता है एकत्र। क्या होता है? एकत्र। हमें शुद्ध छांटना था, तो ये तो। दूसरा शब्द है अनुदित। अब हम क्या लिखते हैं? अनुवादित। किसी चीज का लिख देते हैं अनुवादित, लेकिन अनुवादित शब्द भी गलत है। तो यहां पर हमें तो शुद्ध पूछा है, ये शुद्ध है। बी ऑप्शन हमें आंसर में लेना है। अनुदित सही रूप है, अनुवादित गलत रूप है। एक हमने लिखा है पक्षीराज, लेकिन पक्षीराज गलत शब्द है। इसका सही शब्द होता है छोटी मात्रा में पक्षीराज। पक्षी आप छोटी मात्रा में लिख दो, उसके आगे राज तो लगाना, तो पक्षीराज। सम्राज्ञी जो शब्द है ये सही शब्द है। इकाई जो है, इकाई में कई बार हम ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। पहले क्या आती है? छोटी मात्रा आती है इकाई में, ये भी सही है। तो यहां पर हमारा बी सही है, डी सही है और ई सही है। एकत्रित और पक्षीराज गलत है। यहां देखो भाई कौन सा बी डी ई किस में आ रहा है? बी डी ई, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमें अशुद्ध वाक्य देखना है। पहले हमने वृत्ति नहीं देखी, अब वाक्य देखते हैं। ठीक है, घनश्याम की 5 दरिया। घनश्याम की क्या? 5 दरिया। या, अब देखो या लगाते ही वाक्य दूसरा हो जाता है उधर। या 5 कंबल बिकेंगे, में कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही शब्द है। यहाँ 5 है, इसका मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बिकेंगे ही आएगा। अगर एक आता तो बिकेगा आना चाहिए। घनश्याम की 5 दरिया या एक कंबल बिकेगा, बात भी सही है। या तो 5 दरिया, या अब वाक्य दूसरा हो गया, एक कंबल
बिकेगा। यहाँ एक है इसलिए बिकेगा आया, यहाँ 5 थे बहुवचन था तो बिकेंगे आया था, बिल्कुल सही बात है। अगला है घनश्याम की 5 दरियां या एक कंबल बिकेंगे। भाई बिकेंगे ये गलत हो गया, यहाँ एक ही तो कंबल ली है, एक या 5 होते या 2 होते तो हम बिकेंगे लिखते तो सही बात थी, लेकिन ये एक के अंदर ही बिकेंगे लगा दिया तो ये बात गलत हो गई। हमें गलत ही देखना, तो यही शब्द आंसर आ गया। घनश्याम का एक कंबल या 5 दरियां बिकेंगी, ये भी सही है क्योंकि दरिया ये स्त्रीलिंग आ गया, इसलिए यहां पर बिकेंगी लिखा है। और क्यों ये भी बहुवचन के रूप में लिखा हुआ है, ये 5 है यहाँ पर, तो ये भी सही है। तो हमारा सी ऑप्शन है गलत है, हमने हमारा आंसर निकल गया। निम्नांकित में से किसे सरकारी यानी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। देखो राजपत्र के अंदर जो अधिसूचना होती है, नोटिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं और अधिसूचना हिंदी में बोलते हैं। अधिसूचना जो होती है वो हमेशा गजट, राजपत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, गजट बोलते हैं, और उसी के अंदर छपती है अधिसूचना किसी भी चीज की। दूसरा आपको मैं बता दूं निविदा क्या होती है। निविदा का मतलब है इंग्लिश में टेंडर, समझ रहे हो। अरे भाई जैसे मान लो कोई सड़क बनानी है, ठीक है, तो प्रपोज करेंगे, सरकार है वो पीडब्ल्यूडी है, मेरा विभाग पीडब्ल्यूडी है, वो क्या करेगी, अखबार में निविदा निकाल देगी कि भाई इतनी इतनी रोड बनानी है, फलाने गांव से फलाने गांव तक बनानी है, आप लोग जो है निविदा का टेंडर इतने इतने तारीख को भरा जा रहा है, आप लोग आइए फॉर्म लगाइए। तो वो लोग आएंगे, टेंडर भरे जाएंगे, उसमें वो सारी विशेषता बताएंगे कि मैंने यहाँ यहाँ काम किया है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, सब कुछ लगा लगू के टेंडर भर देंगे, अपनी रेटें भी भर देंगे कि हम जो है इस रोड को इतनी में बनाएंगे। फिर जो सबसे कम वाली जो रेट होती है और सबसे क्वालिटी वाली रेट होती है वो सरकार यस कर देती है, टेंडर खुल जाता है। तो इसको बोलते हैं निविदा। एक आता है परिपत्र, परिपत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर। परिपत्र एक से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कि कुछ सरकार ने एक नया नियम निकाला है सरकारी कर्मचारियों के लिए कि भाई जो है अब से कार्यालय में कोई भी जींस पहन के नहीं आएगा, तो उन्होंने क्या निकाल दिया, सर्कुलर निकाल दिया। सर्कुलर का मतलब उसको सर्कुलेट कर दिया, सभी विभागों में सर्कुलेट कर दिया, सभी कर्मचारियों तक पहुंच गया, तो उसको सभी लोगों तक पहुंचाने को परिपत्र कहते हैं, सर्कुलर। अधिसूचना आपको पता ही है। अनुस्मारक मैंने बता ही दिया था, रिमाइंडर होता है, आपने किसी को लेटर भेजा उसने जवाब नहीं दिया, अब जब आप दूसरा लेटर भेजते हो तो आप लिखोगे रिमाइंडर फर्स्ट, साहब हमने आपको फलानी फलानी तारीख को ये बात लेटर में लिख कर भेजी थी, अभी तक वो काम नहीं हुआ, हम आपको दोबारा याद दिला रहे हैं कि आप वो काम कर दीजिए। तो उसको क्या बोलते हैं, अनुस्मारक। अब लास्ट एंड फाइनल सवाल, ऑन प्रोबेशन। आप जब नौकरी लगोगे तो शुरुआत में जो है आपको पारिश्रमिक दिया जाएगा और आपको फिक्स नहीं करा जाएगा। शुरुआत में क्या होता है कि आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती, तो आपको क्या है प्रोबेशन पर यानी निगरानी पर रखेंगे, प्रोबेशन में रखेंगे। और प्रोबेशन को क्या प्रतिनियुक्ति कहते हैं क्या, नहीं, प्रतिनियुक्ति को बोलते हैं नियुक्ति के बदले नियुक्ति। आपको बता नियुक्ति के बदले नियुक्ति, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको परमानेंट ट्रांसफर नहीं देकर केवल कार्य व्यवस्था के लिए कुछ दिनों के लिए कहीं और लगाया जाता है। जैसे मान लो मैं पीडब्ल्यूडी विभाग में लगा हुआ हूं, अब मुझे डेपुटेशन के ऊपर सचिवालय में लगा दिया जाए, डेपुटेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्रतिनियुक्ति बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफर नहीं हुआ है मेरा, क्या हुआ है, सिर्फ और प्रतिनियुक्ति हुई। परिवीक्षाधीन, प्रोबेशन का मतलब यही होता है कि वो परिवीक्षाधीन है, और यही हमारा राइट आंसर है। प्रतिनिधित्व आप जानते ही हैं, प्रस्थान करना भी आप जानते हैं। ये यहाँ पर कोई जो है टेक्निकल ग्लोसरी नहीं है, दोनों चीज टेक्निकल ग्लोसरी है, हम कर लिया भाई, हमारा पूरा पेपर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब अगर आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो आप जो लोग हैं कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों के कितने सही गए सवाल, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। आप जो लोग हैं इसके अंदर हिंदी के अंदर पूरे में से पूरे लाएंगे या नहीं। मेरा टारगेट यही है कि आप लोग भी इसमें से एक भी गलत मत करो, और ये पॉसिबल है, ये आसान है अगर आप ध्यान से समझ से चीज़ें करते हैं। ठीक है भाई, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, आप जो है मुझे गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, इसके रूप में, सब्सक्राइब के रूप में। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।